नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये आप लोगों के लिए लाया गया है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। क्लास याद रखिएगा, यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा। मेंस में जीएस पेपर्स के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। मेंस में किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को देखने के पहले मैं बता दूं, आज हम लोग आधुनिक भारत में डिस्कस करेंगे 1935 से 1947 तक का समय, आज़ादी तक के समय को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो है वो 1935 के समय का है। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहे हैं। क्या दिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था। इसे वर्ष 1936 में लागू किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है? ये जरूर ध्यान दिया करिए, क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1936, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आपका इम्प्लीमेंटेशन 1936 में हुआ था? नहीं, ये गलत है। ये 1937 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट है? दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है बिकॉज इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1937। ठीक है, याद रखिएगा इसे लागू किया गया था 1937 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। डायरकी शब्द के बारे में आपने सुना होगा। डायरकी मतलब क्या होता है? द्वैत शासन। ठीक है, द्वैत शासन की हम बात कर रहे हैं। जब डायरकी को प्रोविंस में लागू करने की बात कही गई थी तो ये आपका कौन सा एक्ट था? 1919 वाला एक्ट था, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, जब प्रोविंस में, प्रांत में बात कही गई थी, प्रांत में, जब इसी डायरकी को सेंटर पे लागू करने की बात कही गई थी और प्रोविंस से हटाने की बात कही गई थी, तो वो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है? परीक्षा में प्रश्न बनता है यहां से कि डायरकी को प्रोविंस से हटाकर सेंटर में लगा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। टिक, एकदम सही है। डायरकी को प्रोविंस में लगा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। रॉन्ग, क्योंकि डायरकी को प्रोविंस में लगाया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत। ये याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, इतना तो आप लोग पुस्तक से पढ़ लेंगे, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन डायरकी द्वैत शासन का अर्थ क्या होता है इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए डायरकी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम दो लिस्ट की बात कर रहे हैं। एक ट्रांसफर्ड लिस्ट है, ठीक है, और एक आपकी क्या है? रिजर्व लिस्ट है। ध्यान से सुनिएगा,
एक आपके संरक्षित सूची है, संरक्षित मतलब रिजर्व लिस्ट। तो संरक्षित सूची में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पर डिसीजन कौन लेगा? गवर्नर जनरल लेगा, ब्रिटिश ऑफिसर्स लेंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर्ड लिस्ट में होंगे उसमें डिसीजन गवर्नर जनरल लेगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वो सलाह भी लेगा, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस भी शामिल होंगे। तो द्वैत शासन डायरकी में क्या किया गया था कि एक तरीके से ये बताया जा रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों से सलाह लेने के बाद डिसीजन ले रही है। लेकिन डायरकी में जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो उसमें डिवाइड किया गया था, ये भी क्लियर है। एक ट्रांसफर्ड लिस्ट, हस्तांतरित सूची, जिसमें कि जो मिनिस्टर्स है, जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं, वो गवर्नर जनरल के साथ मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। और दूसरा रिजर्व लिस्ट, जिसमें कि डिसीजन लेने की पावर किसकी है? खाली गवर्नर की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आप खुद सोचिए, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे उनको रिजर्व लिस्ट में रखा जाएगा। जैसे डिफेंस किसमें होगा? रिजर्व लिस्ट में होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया? यहां पर डायरकी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर ये याद रखिएगा, जब प्रांत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत लगाया गया था और प्रांत से हटाकर सेंटर में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लगाया गया था। डायरकी पूछेगा कोई तो आप बता दीजिएगा, डायरकी में मेनली दो सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, ट्रांसफर और रिजर्व। ठीक है, रिजर्व में किसके पास पावर होती है? गवर्नर के पास पूरी तरीके से पावर होती है उस मैटर पे डिसीजन लेने की। लेकिन जब ट्रांसफर की बात करेंगे तो वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी पूछेगा, जिसमें इंडियन मिनिस्टर्स भी होंगे। तो यहां पर दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। क्लियर हो गया होगा? चलो, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन होती है। अच्छा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए, अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहे हैं। अब मुझे ये चीज समझ में आ गया है कि मेरे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट समझ में आ गया कि यहां पर डायरकी लगाने की बात कही गई थी, कहां पर? सेंटर में। दूसरा पॉइंट जो था, बाइकैमरलिज्म की बात की गई थी। अब इसका मतलब क्या होता है? बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? द्विसदन की बात की गई थी। जैसे आज अगर आप देखोगे, हमारे यहाँ लोअर हाउस और अपर हाउस है ना, लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरीके से यहां पर बोला गया था दो हाउसेज होंगे, दो सदन होंगे, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। जो फेडरल असेंबली थी वो आपका निम्न सदन था, लोअर हाउस था। ठीक है, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट था वो आपका उच्च सदन था, मतलब अपर हाउस था, अपर हाउस। समझ में आया? देखो, मैं हिंदी में भी आपको बता रही हूं, आप याद रखिएगा, द्वैत शासन की बात की गई, डायरकी की बात की गई सेंटर में। ठीक है, द्विसदन की बात की गई, द्विसदन मतलब बाइकैमरलिज्म की बात की गई, जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन की बात की गई सेंटर में। ठीक है, मतलब फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की गई। ये चीज क्लियर है? चलो, और क्या क्या पॉइंट है देखिए क्लास, जो मैं आपको बता रही हूं, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूं ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले डायरकी आ गई, वेरी गुड, आप लोगों को पता है। फिर हमने बाइकैमरलिज्म की बात की। ठीक है, हमने द्विसदन की बात की, द्वैत शासन की बात की। लिख लो, बोलती हूं हिंदी इंग्लिश में तो अपने नोट्स में अपने अनुसार लिख लो। ठीक है, द्विसदन की बात की, द्वैत शासन की बात की। अब यहां पर हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पावर की भी। आप अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखिए, हमारे संविधान में 7th अनुसूची को देखिए, 7th शेड्यूल को देखिए।
7वीं अनुसूची को, वहां पर हमने क्या कहा है, डिवीजन ऑफ पावर की बात की है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ना, तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, वहां पर हमने डिवीजन ऑफ पावर की बात की है। जो भी सब्जेक्ट्स आपके स्टेट लिस्ट में होंगे उन पर जो लॉ है वो स्टेट बनाएगा, जो भी यूनियन लिस्ट में होंगे उस पर सेंटर बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसको कि हम समवर्ती सूची कहते हैं, दोनों का अधिकार होता है। इसी तरीके से यहां पर भी आपके बोला गया था डिवीजन ऑफ पावर की बात, जिसमें फेडरल लिस्ट था, प्रोविंशियल लिस्ट था क्योंकि उस समय प्रोविंस हुआ करते थे, और कॉन्करेंट लिस्ट था। क्लियर है क्लास? तो यहां पे भी देखो फेडरलिज्म का मतलब ही क्या होता है, संघीय ढांचा में होता क्या है, मैंने आपको कितनी बार बताया, जहां पर भी संघ है मतलब वहां पर हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करेंगे, ठीक है, हम शक्ति के वितरण की बात करेंगे, विभाजन की बात करेंगे जो है। तो यहां पर देखो फेडरल लिस्ट था, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की थी, और आज प्रेजेंट में अगर हम 7 शेड्यूल को देखें तो हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट है फेडरल लिस्ट की जगह, प्रोविंशियल लिस्ट की जगह स्टेट लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट अभी भी है। समझ में आ रहा है? और किसकी बात की गई थी, फेडरल कोड की बात की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम इसको, अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर एक बार आपको हिंदी में बता देती हूँ। डायरकी मतलब हम द्वैत शासन की बात कर रहे हैं, बाइकैमरलिज्म मतलब हम द्वि सदन की बात करें, उच्च सदन निम्न सदन की, ठीक है। फिर यहां पर हम कह रहे हैं कि 3 लिस्ट की बात की गई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे डिवीजन ऑफ पावर की बात करें हम फेडरलिज्म फीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखो। अभी और पॉइंट, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं फिर आपको बता दूं आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत से ऐसे टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। देखिए क्लास, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप लोग के कांटेक्ट में हम फैकल्टी रहते हैं, तो हमें ये चीज़ पता चलने लगता है समय के साथ कि हमारे स्टूडेंट्स को किन किन टॉपिक्स में दिक्कत ज़्यादा होती है। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाँ, क्लास के एंड में आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि जो मेरा सोचना था या जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही थी वो चीज़ आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुए कि नहीं आपके डाउट, ये आप मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करना है। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, सभी प्रांतों से। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के वायसरॉय के फैसले को स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पर देखिए, जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था 1939 में, बिल्कुल सही है। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस समय जो लिलिंथगो था उसने क्या कहा कि भारतीय जो हैं वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि आज हम भारत में बड़ी पार्टी है, मेजॉरिटी वाली पार्टी, और आपने एक बार भी हमसे सलाह मशवरा नहीं किया और खुद ही से डिक्लेयर कर दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। इसी से नाराज होके जो इंडियन कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया रहता है, ठीक है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है और ए आपका सही स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? ध्यान दीजिएगा, उस समय लिलिंथगो था और लिलिंथगो ने क्या किया, बिना आईएनसी से पूछे ही डिक्लेयर कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये कब हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में जर्मनी अटैक कर देती है पोलैंड को। उस समय इन्हें सैनिक की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, इसी वजह से ये फिर इस चीज को बोल देते हैं कि इंडियंस हमारा सपोर्ट कर रही है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट किया था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं चलने वाला था और आईएनसी जो है वो गुस्सा के रिजाइन कर देती है इस चीज के विरोध में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में 1935 के अधिनियम के तहत हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी? ये देखिए, हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही इलेक्शन हुआ था और आप देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां कहां आपकी बहुमत से जीती थी। अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर आपके प्रश्न में पूछा गया है कहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, मतलब कहां कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, मद्रास में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, बिहार में भी मिली थी, उड़ीसा में भी मिली थी, लेकिन बंगाल में नहीं मिली थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है क्लास? एक बार इसको हम लोग देख भी लेते हैं क्योंकि यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। देखिए, जो इलेक्शन आपके कंडक्ट कराए गए थे वो मुख्यतः 11 प्रोविंस में कराए गए थे, ठीक है, जहां पर पांच प्रोविंस ऐसे थी जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, पूर्ण बहुमत मिला था। नोट डाउन कर लो, परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। वो कौन कौन से थी? यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2 जगह ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरीके से उभर के आई, बॉम्बे और बंगाल में। तो अगर हम देखें 5 + 2 कितना हुआ आपका? 7, ठीक है। तो 7 ऐसे प्रोविंस थे जहां पर कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी। कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्री इन 7 प्रोविंसेस, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन 5 प्रोविंस में तो इनको मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन इन 2 प्रोविंस में बॉम्बे और बंगाल में अगर हम देखेंगे तो ये एक लार्जेस्ट पार्टी की तरह उभर के आई थी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, एक एक चीज पर। कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन आपको होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगर आपका जो डाउट है वो वहीं पर क्लियर हो जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आप ही के कमेंट पे आंसर दे दूंगी, ठीक है। नहीं तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट क्लास में इसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी लेक्चर लेने के पहले मैंने आप में से एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम पढ़ी थी कि मैम इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, हिंदी थोड़ा सा वो कम हो जाता है। तो देखिए क्लास, मैं पूरा प्रयास करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से पूरा प्रयास करती हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के प्रति और भी अच्छी हिंदी का प्रयोग कर पाऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कतें हो जाती है मेरे साथ भी। तो अगर ऐसा होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं समझ में आई है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता दिया करो, ठीक है। फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपके लिए स्पेशली कवर कर लूंगी 5 मिनट एक्स्ट्रा देके। लेकिन बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो, ठीक है, एकदम खुश रहो, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। कभी भी ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या मैम ने इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग किया है और हिंदी का कम प्रयोग किया है, ऐसी स्थिति में आप लोग को अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो कि मैम इस क्वेश्चन नंबर में मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आई, नेक्स्ट क्लास में आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं स्पेशली आपके लिए ही नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट ज़्यादा देके उस प्रश्न को फिर से समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन को बहुत ही साधारण भाषा में समझाऊँ ताकि मेरे हर स्टूडेंट्स को चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन कभी अगर मुझसे थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है तो आप लोग माफ कर दिया करिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात की गई है कि जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल प्लानिंग कमेटी को कब इस्टेब्लिश किया था? 1935, 1936, 1937 की 1938? यहाँ पर याद रखिएगा ये है 1938, ठीक है। और अभी आप लोगों को आगे मैं बताऊंगी आईएनसी के 2 सेशंस 1938 और 1939 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस समय हम लोग सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। चलो अभी हम सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड टाइमलाइन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि इनका रोल कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक है। कभी भी परीक्षा में अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई चीज़ अरेंज करने को दे दी जाए तो आप आसानी से कर लें, या फिर कभी किसी
का स्टेटमेंट दे दिया जाए तो आप वहां पर भी थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ कि अगर आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई थी, तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होगा कि 1 अगस्त 1920 के बाद कोई भी अगर इवेंट होता है और उसमें कोई भी स्टेटमेंट आपका दिया रहता है उस इवेंट से रिलेटेड और बाल गंगाधर तिलक का नाम दिया रहता है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने एग्जाम में उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस समय बाल गंगाधर तिलक जीवित ही नहीं थे। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जब हम बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में, मैंने आपको बताया कि जब साइमन कमीशन आया, लाला लाजपत राय ने लाहौर में रैली निकाली तो लाठी चार्ज हुआ ना स्कॉट के कहने पर, और लाला लाजपत राय उसमें घायल हो गए जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय ने कहा भी था कि एक एक लाठी जो मेरे शरीर पे लगी है, जो चोट लगी है, ये एक एक कील का काम करेगा ब्रिटिशर्स के कफन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का कोई स्टेटमेंट था उनका। तो अब आपको पता है कि 1929-28 के बाद लाला लाजपत राय का रोल खत्म हो गया है। तो अब 1932, 1942 से रिलेटेड कोई भी इवेंट होगा उसमें लाला लाजपत राय का नाम रहेगा, तो आप तुरंत एलिमिनेट कर दोगे। तो इसी वजह से मैं अब आप लोगों के दिमाग में एक टाइमलाइन लीडर्स से रिलेटेड डालना चाह रही हूं, ताकि 2-3 बार जब आप इस चीज को गो थ्रू करोगे ना तो आपके दिमाग में चीजें ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। आज के टाइमलाइन में हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई किया था 1920 के समय में। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस 1920 के समय में आईसीएस एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो कि इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं 1921 में ही ये आईसीएस से रिजाइन भी कर देते हैं। अब सोचो कितने इंटेलिजेंट ये रहे होंगे। इन्होंने ब्रिटिशर्स एरा के समय सिविल सर्विसेज, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई किया है इंग्लैंड में, और कितने इंटेलिजेंट हैं। मतलब आप सोचो कि मतलब इनको अपने ऊपर कितना भरोसा रहा होगा। आप खुद सोचो क्लास, यही भरोसा मैं आपके अंदर भी डेवलप करना चाहती हूं। मैं एक चीज आपको बताऊं क्लास, जिस दिन आपने अपने मन को मजबूत कर लिया ना, कहना बहुत आसान होता है। ये चीज जो लाइन में बोलने जा रही हूं ना, वो कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको समझना और अपने जीवन में उतारना उतना ही डिफिकल्ट होता है। जिस दिन आपने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा या करूंगी, उस दिन आधी रेस आप जीत जाते हैं। आधे स्टूडेंट तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो कोचिंग रोज जा रहे हैं, रेगुलर रोज पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, पता नहीं। अपने अंदर तो ये रखो कि हाँ होगा। तो ये संकल्प और अपने पे विश्वास रखना ना बहुत जरूरी है। जब खुद पर विश्वास रखोगे ना तो ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा। ठीक है, आपको मदद खुद मिलेगी, ये चीज आप खुद फील करोगे। आपको मदद देने के लिए ईश्वर हमेशा तैयार है, लेकिन पहले आप अपने पे भरोसा करना तो सीखो। तो मेरे जो भी स्टूडेंट मेरा लेक्चर देख रहे हैं और कहीं पर भी बैठे हैं, आज अपने आप से कहना ज़रूर कि इस एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई ज़रूर करूँगा या करूँगी। और दूसरी बात, इसको कहने के बाद सो मत जाना। ठीक है, इसको कहने के बाद एक गहरी सांस लेना और अपना कर्म करना, मतलब पढ़ाई करना। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए ऐश्वर्या मैम बहुत अच्छा दे सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं मोटिवेट कर सकती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन अब भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1920 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई की, हम सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। और 1921 में आप देखेंगे इन्होंने आईसीएस से रिजाइन कर दिया और ये भारत वापस आ गए। ठीक है, और इन्होंने महात्मा गांधी की लीडरशिप में, मतलब उन्हीं के सानिध्य में ये आगे बढ़े। तो सोचिए 1920 में जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा, उस समय वो इंग्लैंड में बैठ के आईसीएस एग्जाम दे रहे हैं और क्वालिफाई करते हैं, और 1921 आते आते वो रिजाइन कर देते हैं, भारत वापस आ जाते हैं इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने को। 1923 में अगर आप देखेंगे तो ये ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के मेंबर रहते हैं। अब आप हमेशा याद रखिएगा 1923, 28, 29 वाला जो समय है ना, इस समय सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू यूथ लीडर है। जब नेहरू रिपोर्ट तैयार हो रही है 1928 में, जिसको कि तैयार कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू, तो इस समय तो जवाहरलाल नेहरू आपके यूथ ही तो होंगे। तो ये यूथ लीडर हैं, और यूथ लीडर क्या डिमांड करेंगे? पूर्ण स्वराज की। अभी देखिएगा
1924 में अगर हम देखेंगे, इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका अपॉइंट किया जाता है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ठीक है, ये याद रखिएगा। हो सकता है कभी परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दे। आप सभी को पता है इन्होंने आईसीएस क्वालिफाई किया था 1920 में, 1921 में इन्होंने रिजाइन किया। याद रखिएगा 1923 में ये ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के आपके लीडर भी अपॉइंट किए गए। ठीक है, प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए। और 1924 में ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके अपॉइंट हुए कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ठीक है, 1925 आते आते इनको अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि ये कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल है। 1925 का समय आ गया है। 1928 में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये नेहरू रिपोर्ट में इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार होती है और हमेशा याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमेनियन स्टेटस की बात की थी क्लास। ठीक है, डोमेनियन स्टेटस की बात हमने नेहरू रिपोर्ट में की है। हाँ, जब 1 साल तक नेहरू रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो लाहौर सेशन में 1929 दिसंबर के समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस में रावी नदी के तट पर हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हम मनाने का डिक्लेरेशन करते हैं। उन सब समय में जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस मौजूद हैं, ये याद रखिएगा। 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये फिर अरेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर 1933 से 1937 का अगर आप समय देखेंगे तो ये यूरोप ट्रेवल करते हैं और ये मुसोलिनी से मिलते हैं, यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं। समझ में आ रहा है? अब इनको समझ में आ रहा है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर 1938 और 1939 मैंने आपको बताया है आईएनसी के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हैं। क्यों? 1938 का जो समय है उसमें आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, जो जिसका की सेशन कहां पर हुआ था? हरिपुरा सेशन। याद रखो 1938 हरिपुरा सेशन प्रिसाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1939 का जो सेशन होता है जो कि आपका त्रिपुरी सेशन है, यहां पर लिखा हुआ है। वैसे मैं जो बोल रही हूं उस पर ध्यान देंगे तो ये आप इसको इग्नोर कर दीजिए। 1939 का जो त्रिपुरी सेशन है उसमें इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है और 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक सुभाष चंद्र बोस, एक पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जी को कौन सपोर्ट करते हैं? महात्मा गांधी सपोर्ट करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के सपोर्ट करने के बावजूद पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और 1939 का जो आपका त्रिपुरी सेशन है उसको कौन जीतता है? सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण ये क्या करते हैं? त्रिपुरी सेशन से रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, और 1940 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन से हटते हैं तो उस समय त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 1939 और 1940 का समय ये आ गया है। 1939 में ये त्रिपुरी सेशन से रिजाइन करके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। ठीक है, जिसमें रेडिकल एलिमेंट्स होते हैं। 1940 की बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स द्वारा इनको क्या किया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, 1941 में अगर आप देखेंगे इनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता, मतलब नजरबंदी, घर के बाहर सुभाष चंद्र बोस नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, 2-3 ऑफिसर्स को बाहर बिठा दिया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस से कौन मिल रहा है इस पर ध्यान दिया जाए और सुभाष चंद्र बोस घर के बाहर नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है आपको पता है? अपना वेश बदलकर, अपनी वेशभूषा बदलकर ये बाहर चले जाते हैं। 1941 में ये अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन और फिर नाजी जर्मनी पहुंचते हैं। ये थोड़ा सा आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्री इंडिया सेंटर का गठन ये बर्लिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडियन रीजन ये आपके फॉर्म करते हैं और याद रखिएगा इंडियन लीजन में कौन होते हैं? प्रिजनर ऑफ वॉर, जो इंडियंस प्रिजनर ऑफ वॉर थे, जो वॉर में जिनको वो किया गया था उन्हीं को वो इसमें रखते हैं। ठीक है, 1943 में अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आजाद हिंद का गठन इन्होंने कहां पर किया है? 1943 में सिंगापुर में। ये याद रखिएगा।
1943 में सिंगापुर में। और 1945 में देखिए जो कंट्रोवर्शियल है, बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश में। यहाँ पर बस आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, इतना आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस जिस तरीके से मैं आपको चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रही हूँ, आप 2 मिनट सुनिएगा, याद हो जाएगा। चलो सुनेंगे, तैयार है? 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करिए और सोचिए सुभाष चंद्र बोस का चेहरा। अब 1920 का समय है, भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया है, ठीक है। उस समय सुभाष चंद्र बोस को आप कहां पर देख रहे हैं? इंग्लैंड में देख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में एक डेस्क पर बैठ के आईसीएस का पेपर लिख रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि वो आईसीएस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेते हैं। लेकिन 1921 में आते आते वो आईसीएस से रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, और वापस भारत आ जाते हैं इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इतनी चीज क्लियर है। फिर यहाँ पर आप याद रखिएगा 1924 में उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। कहाँ? कोलकाता म्युनिसिपैलिटी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आप यहाँ पर आइए, 1930 के समय पे हम आ जाते हैं। भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये पार्टिसिपेट करते हैं और अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं बीच में 1928 वाला समय भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार है। यूथ लीडर्स आपके कौन कौन है? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आइए 1938 और 39 सेशन में। 1938 का जो सेशन है वो कहां पर हुआ है बताओ? हरिपुरा में हुआ है, ठीक है। और हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने की है। 1939 का सेशन कहाँ हुआ? त्रिपुरी में हुआ है। त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस के सामने अपोजिशन में कौन खड़े हैं? पट्टाभी सिद्धारमैया, जिनको की सपोर्ट कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वो हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस को प्रिसाइड करने को मिलता है त्रिपुरी सेशन। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट के कारण सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन से रिजाइन कर देते हैं 1939 में, और 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर आप याद रखिएगा 1943 का समय। यहाँ पर 1943 में ये इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं, ये याद रखिएगा। और 1943 में ही ये आजाद हिंद का गठन करते हैं। कहाँ पर? सिंगापुर में, बस। और 1945 में आपको पता है प्लेन क्रैश के दौरान बोला जाता है इनकी मृत्यु हो जाती है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने आए हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? अब यहां पर इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात की गई है, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 के समय में हो रहा है। तो बताइए, सरोजनी नायडू, श्री राजा गोपालचारी, विनोबा भावे या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल सत्याग्रह से के जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगर दूसरे सत्याग्रही पूछेंगे तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड एक और प्रश्न है, ध्यान दीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर का उपयोग स्वतंत्रता छीनने के लिए करना चाहते थे, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था वो आपका लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो 1940 में स्टार्ट हुआ है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे तो ये तो 1930 का समय है, उस समय का है ना, तो ये तो आपका गलत हो गया। हाँ, हम कह सकते हैं जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था उस समय भारत में अगस्त ऑफर आया था, क्योंकि अगस्त ऑफर जो है वो भी 1940 के समय का है, ठीक है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, गांधी जी वांट टू यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर स्नैचिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात की गई है, क्या ऐसी बात ही नहीं। आपको पता है महात्मा गांधी किसी भी अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि अभी ब्रिटिशर्स बेचारे परेशान हैं तो इंडिविजुअल सत्याग्रह करके तुरंत आज़ादी ले लो, नहीं। यहाँ पर ये बस ये कहना चाह रहे थे महात्मा गांधी कि हमें बोलने का अधिकार है,
हमें अपना एक्सपीरियंस या एक्सप्रेशन रखने का अधिकार है। समझ में आ रहा है? तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपके उलझे हुए थे, तो इसीलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, जहां पर एक लीडर क्या कर रहा था, वो आपका क्या कर रहा था, वो डिसाइड कर रहा था कहना चाहिए। देखिए कुछ मुख्य लीडर्स होते थे, तो यहाँ पर एक एक इंडिविजुअल, जैसे विनोबा भावे, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, तो एक एक लीडर। ठीक है, तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, विच आर इनकरेक्ट बोला गया है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यहां पर देख लीजिए जो मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज द रिजल्टेंट ऑफ अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, क्रिप्स मिशन क्या है, अगस्त ऑफर क्या है, एकदम वेट करिएगा। द एम ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज टू अफर्म द राइट टू स्पीच, हमें बोलने का अधिकार है, ठीक है, राइट टू स्पीच, ठीक है। Another objective was to publish this message to the whole world that India is not supporting the second world war। हाँ, इसके तहत ये भी मैसेज पूरे विश्व में बताया जा रहा था कि हमारा कोई भी योगदान नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो दोनों चीज़ था, ठीक है, कि हमारे पास राइट टू स्पीच है और दूसरी चीज़ हम आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए। तो बताइए यहां पर, मार्च 1942 में क्रिप्स ने युद्ध मंत्रिमंडल को एक मसौदा घोषणा पर सहमत होने के लिए राजी किया। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन की पेशकश की युद्ध की, ठीक है, आफ्टर युद्ध, ठीक है, युद्ध के बाद, यहां कर लीजिए युद्ध के बाद, कि युद्ध के बाद संविधान निर्माण निकाय मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। थोड़ा मैं साइड हो जाती हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए क्लास, कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो 1942 में क्रिप्स परसुएडेड द वॉर कैबिनेट टू एग्री टू ड्राफ्ट द डिक्लेरेशन, एकदम सही है। क्रिप्स मिशन में क्रिप्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और क्रिप्स ने युद्ध मंत्रिमंडल को एक मसौदा घोषणा पर सहमत होने के लिए राजी किया था। जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल रिप्रेजेंटेड कांग्रेस टू नेगोशिएट विद द मिशन, ये गलत है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे, यहाँ पर आपके कौन थे, यहाँ पर आपके अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ना कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा ही गया है, तो इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस, कांग्रेस द्वारा क्रिप्स मिशन को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया जाता है क्रिप्स मिशन को, ठीक है। द मिशन ऑफर्ड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द वॉर, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, केवल बी वाला, ठीक है क्लास। कोई दिक्कत, अभी अगर कोई दिक्कत होगी ना तो वो अब क्लियर होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पेपर में देखिए मैं आपको चीजें इस तरीके से पढ़ा रही हूं कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। ये है कि हाँ अगस्त ऑफर है, क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, लेकिन इन सब में बात क्या बोली गई ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है। तो वही चीज मैं सरल शब्दों में आपको समझाने जा रही हूँ। अब हमेशा याद रखिएगा, अगर पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आया है। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया, ए बी सी, मतलब ए पहले आता है, सी बाद में आता है, ठीक है। तो अगस्त ऑफर पहले आया है, क्रिप्स मिशन बाद में आया है। ये चीज क्लियर है आपको, ये याद रखेंगे। 1940 में अगस्त ऑफर आया है और 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह भी स्टार्ट हुआ है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया है जिसको कि पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पर्पस क्या था अगस्त ऑफर का, जो मैं बोल नहीं हूं उस पर ध्यान दो, यहाँ पर जो लिखा है उस पर ध्यान दो जब मैं बोलूंगी, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दो। हम लोग भी जब अपने स्कूल लाइफ में होते थे, कॉलेज लाइफ में होते थे ना, तो हमारे एक सर थे, वो कहते थे अब अपनी पेन सब लोग किनारे रखो और जो मैं बोल रहा हूँ पहले उसको सुनो।
अगर लिखने के लिए बैठ जाओगे तो सुन भी नहीं पाओगे, लिख भी नहीं पाओगे। इसीलिए 2 मिनट अपने कलम को साइड में रख के जो आपको बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अब एज अ फैकल्टी जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं भी अपने स्टूडेंट से वही बात कह रही हूँ। तो जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एक बार सुन लेंगे तो हमेशा दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा और एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पहली चीज, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप ऐसे याद रखोगे ABC, ए पहले आता है तो अगस्त ऑफर पहले आया, क्रिप्स मिशन बाद में आया है, ठीक है। लेकिन अब आपको थोड़ा समझना है तो आप समझेंगे 1940 का समय है, अगस्त ऑफर आता है। ये एक ऑफर है, ये एक ऑफर है। ऐसे देखते नहीं हो, विंटर ऑफर आता है, समर ऑफर आता है, मॉनसून ऑफर आता है, ठीक है। और उसमें क्या दिया रहता है, ऐसे स्टार लगा रहता है, एस्ट्रिक लगा रहता है और एस्ट्रिक के नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। जब मॉल में जाते हो लिखा रहता है 90% ऑफ और एस्ट्रिक बना देते हैं, आप बड़े खुशी खुशी जाते हो, अरे यार 90% सेल चले, चलो। फिर लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, 10,000 की शॉपिंग करो, 20,000 की शॉपिंग करो, तब समझ में आ रहा है। बाय 1 गेट 1 फ्री, आप खुश हो गए, ऑफर एस्ट्रिक लगा रहता है, लेकिन जो खरीदारी है वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त ऑफर एक ऑफर है जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को दिया जा रहा है। अब ब्रिटिश सरकार हम भारतीयों पे इतना मेहरबान हो रही है, क्यों हो रही है बताओ, क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है और हर जगह इनकी हो रही है पिटाई। तो अब इनको चाहिए भारतीयों का सपोर्ट, क्योंकि इनको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने इनका सपोर्ट कितना किया था, ठीक है, इनको ये पता है। लेकिन हमें भी अब पता चल गया है कि हमने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका इतना सपोर्ट किया था तो आपने हमको गिफ्ट में जलियांवाला बाग कांड दिया, रॉलेट एक्ट दिया, ठीक है। हम रॉलेट एक्ट दे के आपने हमारी स्वतंत्रता ही एक तरीके से छीन ली। तो अब आप बताओ, वर्ल्ड वॉर 1 में हमको जब आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो आज जब इतना समय बीत गया है, वर्ल्ड वॉर 2 है, 1940 का समय है, तो हम आपकी मदद करेंगे। और वो तो छोड़ो, 1939 में लॉर्ड लिलिंथगो ने बोल दिया कि भारतीय हमारे साथ है वर्ल्ड वॉर 1 में, हम तो पीछे हट गए। अरे सॉरी, भारतीय हमारे साथ है वर्ल्ड वॉर 2 में, 2 चल रहा है ना, हम तो पीछे हट गए भारतीय। अरे आईएनसी ने कहा क्यों भाई, वाइसरॉय जी किससे आपने पूछा? आज इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी आईएनसी है, आपने हमसे सलाह मशवरा किया? एक बार भी आप बैठे, क्या आपने हमसे पूछा कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में आपका साथ देंगे कि नहीं? आपने क्यों डिक्लेयर कर दिया? इसका मतलब हमारा होना ना होना बराबर है, तो हम सब रिजाइन करते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन कर देती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक मैसेज ये भी था कि विश्व को ये बताना कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में इनका साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ब्रिटिशर्स को पता है कि हमें जरूरत है, हमें यूथ की जरूरत है, हमें सोल्जर्स की जरूरत है। ये सोल्जर्स सस्ते में कहां से आएंगे? हमारी कॉलोनी से, भारत से आएंगे, तो लेकर आओ। लेकिन भारतीय तैयार ही नहीं है, अब हम क्यों जाएंगे, पागल थोड़े ने। तो वो कहते हैं अरे सुनो, एक ऑफर आया है, एक ऑफर आया है जिसका कि नाम क्या है, अगस्त ऑफर। ऑफर लेके आए, बहुत बढ़िया ऑफर है। वाइसरॉय कहता है एक बार बस सुन लो, तुम लोग मान जाओगे एकदम से। पूछा गया क्या ऑफर है? इन्होंने देखो, पर्पस तो आपको समझ में आ गया, इनको सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। इन्होंने कहा, लिंथगो ने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि एक बार वॉर खत्म हो जाने दीजिए, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कराएंगे, हम संविधान सभा का गठन कराएंगे जिसमें आप लोग होंगे, आप अपने संविधान को बनाइएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनता है, क्या इसमें पावर ट्रांसफर करने की बात होती है कि जो पावर है, जो शक्ति है, वो हम भारतीयों के हाथ में दे देंगे? नहीं, याद रखिएगा, नहीं। यहां पर माइनॉरिटी वीटो की बात करते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे, एक बार युद्ध में हमारा साथ दीजिए और युद्ध खत्म होने दीजिए, ठीक है। लेकिन हम माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज है, उनको वीटो पावर देंगे, मतलब उनका हाँ होना चाहिए, अगर उनकी ना हो गया तो रुक जाएगा हर चीज। तो वीटो पावर मतलब जानते हो ना, एक डिसाइडिंग पावर होती है।
आप लोग पढ़ते हो ना कि जब भी कहीं पर भी टाई होती है, टाई है, 2-2 की टाई है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास वीटो पावर होती है। अगर उसने इसको वोट दे दिया तो ये आपका जीत जाएगा, अगर इसको वोट दे दिया तो ये जीत जाएगा। वीटो पावर मतलब एकदम। तो इन्होंने क्या कहा, लेकिन हम माइनॉरिटीज को वीटो पावर देंगे कि अगर वो सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं सहमत होंगे तो अरे गजब बात कर रहे हो आप लोग। आईएनसी कहती गजब बात आप लोग कर रहे हो, माइनॉरिटीज को वीटो पावर देने की बात कर। आपको पता है मुस्लिम लीग कभी भी एग्री नहीं करेगी चीजों के लिए। कांग्रेस रिस्पॉन्स, कांग्रेस रिजेक्ट करती है, मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट करती है। कांग्रेस रिजेक्ट करती है कि माइनॉरिटीज को वीटो पावर क्यों देना है। मुस्लिम लीग कहती है अरे आपने तो अलग पाकिस्तान की बात ही नहीं की है, आपने तो सेपरेशन की बात ही नहीं की, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दोनों रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगस्त ऑफर एक ऑफर था, एक लालच दिया जा रहा था भारतीयों को कि आपका सहयोग हमें वर्ल्ड वॉर 2 में मिल जाए। और इसमें ऑफर में ये क्या लेके आते हैं कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद। और तब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी जब हिंदू मुस्लिम लीग और आईएनसी सब एक साथ सहमत होकर एक जगह बैठेंगे तब। तो ऐसा होने वाला था, नहीं होने वाला था, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, समय के साथ हालात और बिगड़ते गए। 1940 के बाद 1941 आया, 1942 आया। अब जापानीज का भी थ्रेड बढ़ रहा था। जापानीज ने म्यांमार पे, बर्मा पे अटैक कर दिया था। अब देख रहे थे ब्रिटिशर्स कि ये बर्मा तक, म्यांमार तक पहुंच गए हैं, तो हो सकता है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी ये कैप्चर कर ले जापानीज। 1942 का समय आ गया है। ठीक है, अब देखो, तो अब ये क्रिप्स मिशन भेजते हैं। क्रिप्स दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं मैं आता हूं, मैं बताता हूं, मैं। ये क्या कहते हैं, इसको हेड किसने किया है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, ये क्या कहते हैं, एक बार आप सुनिए, एक बार वॉर खत्म होने दीजिए तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे। वही सेम चीज जो अगस्त ऑफर में है, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम फॉर्म करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं यहां पर। ये कहते हैं कि जो माइनॉरिटी के पास वीटो पावर है वो होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रोविंस चाहे तो अलग भी रह सकती है। जो प्रोविंस है, अभी हमने प्रोविंस देखा ना, अगर वो चाहे तो सहमति जताएं, अगर नहीं चाहे तो वो अलग रहें। क्रिप्स ने ये ऑफर दे दिया। अब आप खुद सोचो क्लास, आईएनसी क्या इसको एक्सेप्ट करेगी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे, जो समय के लीडर्स थे, वो तो चाहते ही नहीं थे कि विभाजन हो। और यहां पर मतलब आप कह रहे हो प्रोविंस भी अगर चाहे तो अलग रह सकता, उनके पास पावर है? नहीं, आउटडेटेड चेक है क्रिप्स मिशन। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है। 1940 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण प्रेशर बना। अब 1942 तक आते आते देखा जा रहा है जापान जो है वो म्यांमार पर अधिकार करते हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ बढ़ रही है। तो ये कह रहे हैं हमें मदद चाहिए, क्रिप्स कह रहे हैं। और यहाँ पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करें, संविधान सभा फॉर्म करें। नहीं नहीं नहीं, जाओ, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, सब रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब अगर हम संविधान सभा की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, तो याद करो 1934 के समय एमएन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। याद है ना, एमएन रॉय, पूछा जाता ना पहली बार किसने प्रपोज किया था? एमएन रॉय ने प्रपोज किया था। ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, अगस्त ऑफर में माइनॉरिटी को वीटो दिया गया था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन में इनडायरेक्टली दिया गया था, मतलब बोला गया था कि अगर प्रोविंस चाहे, माइनॉरिटीज चाहे तो वो आप अलग भी हो सकते हैं। प्रोविंस चाहे तो अलग हो सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी को नो कहने का राइट था यहां पर। बस इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना क्लास? थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी मैम को बता दीजिए कि मैम आप इतना बोलती हैं तो हाँ, चिंता मत करिए, आ रहा है समझ में। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग वहाँ से बैठ के लेक्चर को देखते होंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि पता नहीं मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ भी रहा है कि मैं बस बोली जा रही हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है। हाँ, जब आप लोग आमने सामने बैठे रहते तो मैं एक एक से पूछ लेती हूँ, हाँ आया, वो चेहरे से ही पता चल जाता है। अच्छा, ऑफलाइन टीचिंग का अपना एक मजा है। आप पढ़ा रहे हो ना, आप बच्चों को देख रहे हो, स्टूडेंट्स को,
आप उनके चेहरे से बता सकते हो कि किसी को समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, लेकिन तब भी वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ हाँ समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो वो हमको भी समझ में आता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो वो समझ में आ जाता है किसको नींद आ रही है, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, किसको पढ़ने का मन है, किसको पढ़ने का मन नहीं। लेकिन इस क्लास में, ऐसे क्लासेस में मेरे सामने कैमरा रहता है और आप लोग बाद में मुझे देखते हो, तो इसके तो बेनिफिट ये है कि मैम की स्पीड अपने तरीके से बढ़ा लो, इतनी तेज कर लो कि लगे कि मैम खटखट खटखट बोल के चली गई। नहीं मन करा मैम को का मुंह बंद करके किनारे मोबाइल रखो और जाके सो जाओ, खाओ, या खाते खाते आराम से देखो, तो अपने मज़े हैं। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों में मेन चीज़ यही है कि क्या मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, तो क्लास अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होगी तो ये अपनी मैम की रिक्वेस्ट मान लेना आप लोगों से कि आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, और अगर समझ में आ भी रहा है, अच्छा भी लग रहा है, तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। चलिए यहाँ देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? बताइए कहाँ हुई थी? तो ये बॉम्बे में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को कहां पर? मुंबई में हुई थी। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। और आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का नारा दे दिया गया था, करो या मरो का नारा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। संचार और रेलवे लाइन ध्वस्त कर दी गई थी। बिल्कुल सही, सारे स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में लॉन्च हुआ है। महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। कम्युनिकेशन एंड रेलवेज लाइन वर डिसमेंटल्ड। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। नीचे स्थानों की सूची दी गई है, इनमें से कौन से समांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी सरकार आपकी कहां पैरेलल गवर्नमेंट आपकी स्थापित की गई थी? बलिया, सतारा, हजारीबाग, मेरठ, आगरा। तो यहां पर आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे समांतर सरकार जो है बलिया में स्थापित की गई थी। ठीक है, और उसके बाद सतारा में। तो 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, जब हम बलिया की बात करते हैं, बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट आपकी फॉर्म हुई थी, तो वो किसकी अध्यक्षता में, कौन थे वहां पे लीडर? तो चित्तू पांडे जी का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। बलिया में अगस्त 1942 के लिए 1 वीक के लिए वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी। किसकी अध्यक्षता में? चित्तू पांडे जी की अध्यक्षता में। तामलुक मिदनापुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1942 से 1944 तक आपकी पैरेलल गवर्नमेंट थी, ये याद रखिएगा। सतारा में 1943 से 1945 तक, और नेम्ड क्रांति सरकार इसका नाम रखा गया था। लीडर कौन थे? वाईवी जवान थे, ये भी याद रखिएगा, और नाना पाटिल, ये याद रखिएगा। तो पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में भी प्रश्न परीक्षा में बनता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड प्रश्न आ गया। हम लोग ने सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कितनी चीजें देखी है। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1941 में उन्होंने जर्मनी की ओर जाने के लिए देश छोड़ दिया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। अब मुझे आप लोग बताएंगे, थोड़ा विचार करिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या है। अभी मैंने सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो बताइए क्लास यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि एक स्टेटमेंट सही है कि दोनों गलत हैं? क्या उत्तर होगा? तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। मैंने आपको बताया है ना, सुभाष चंद्र बोस 1941 के समय जर्मनी छोड़ते हैं, भारत छोड़ते हैं, फिर ये जर्मनी पहुंचते हैं। ठीक है, और आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भी ये उस समय करते हैं, ये याद रखिएगा। तो दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार आजाद हिंद का गठन कहां किया गया था? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है,
सिंगापुर में। ठीक है, सही है ना। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल क्या बोला गया है, नहीं खाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में आपका हुआ था, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, भारत की प्रांतीय सरकार 1943 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह मैंने आपको बताया है 1940। अब आपको कभी नहीं भूलेगा इंडिविजुअल सत्याग्रह और अगस्त ऑफर का समय कौन सा है, 1940 वाला समय है। क्लियर है ना क्लास। तो यहां पर डी होगा। आगे देखते हैं, इधर आ जाती है। उन प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना अधिकारियों की पहचान करें जिन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। तो बताइए, लाल किले में मुकदमा किसके किसके खिलाफ चलाया गया था। तो यहां पर इंडियन नेशनल आर्मी के कौन कौन ऑफिसर्स थे जिन पर की ट्रायल चलाया गया था रेड फोर्ट में। नवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, लक्ष्मी सहगल या फिर प्रेम सहगल। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो नवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल के खिलाफ आईएनए ट्रायल हुआ था। ठीक है, रेड फोर्ट पर। यहां पर लक्ष्मी सहगल इसमें शामिल नहीं थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी इन सब चीजों को भी मैं एक्सप्लेन करती हूं थोड़ा सा आपको। पहले प्रश्न देख लीजिए। इन विच ईयर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी टुक प्लेस। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी कब हुई थी। देखिए, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर इस समय आईएनए ट्रायल। तो यहां पे जो शिप पे जो रॉयल इंडियन नेवी के जो मेंबर्स थे ना, उन्होंने भी कहा अरे इतनी बड़ी क्रांति चल रही है, आईएनए ट्रायल हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, सब इंस्पायर हो गए। उन्होंने कहा हम भी नहीं काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमें भोजन अच्छा नहीं मिलता, हमको रहने के लिए जगह अच्छी नहीं मिलती, भेदभाव होता है। तो आईएनए म्यूटनी कब हुई है, 1946 में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर देखिए, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी टुक प्लेस एट बॉम्बे इन February 1946। निम्नलिखित में से किसने लाल किले के मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों के पक्ष में दलील की थी। अभी हमने देखा आईएनए ट्रायल हुआ है रेड फोर्ट पे। हाँ, तो यहां पर आपका सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि कौन इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स के पक्ष में था। ठीक है, रेड फोर्ट ट्रायल में। तो यहां पर सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एमए जिन्ना, सर टीबी सप्रू। अब आप खुद सोचिए, मैं आपको टाइमलाइन इसीलिए बताती हूं कि आपको पता है सीआर दास की जब हम बात करते हैं तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराजिस्ट पार्टी का गठन करते हैं, और स्वराजिस्ट पार्टी के गठन करने के बाद ही सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। तो सीआर दास यहाँ कैसे पहुंच गए, यहाँ तो उनका भूत आएगा नहीं। तो यहाँ पर इनको तुरंत हटा दो, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें बताती हूँ। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है टीबी सप्रू, याद रखिएगा। ठीक है, टीबी सप्रू जो थे, तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने लाल किले के मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों के पक्ष में दलील की थी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था, बताइए। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था। रहमत अली, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना, फजुल हक। तो यहां पर पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो था वो आपका ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान द्वारा। डी आपका सही उत्तर है। नाइनटीन 1940 में यह मसौदा आपका प्रेजेंट किया गया था। अगला प्रश्न देखें यहां पर, निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ में सही है। ठीक है, कैबिनेट मिशन की सलाह से रिलेटेड है। इसने संघीय सरकार की सिफारिश की थी, फेडरल गवर्नमेंट की। कैबिनेट मिशन की बात यहां की गई है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया था। इसने आईसीएस में अधिक भारतीयों के लिए प्रावधान किया था। कैबिनेट मिशन की बात की गई है, तो याद रखिएगा इन सब में से कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो खाली एक सही है। कैबिनेट मिशन ने फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी, लेकिन यहां पर इंडियन कोर्ट के पावर को इनलार्ज करने की बात नहीं की गई थी, मोर इंडियंस की बात नहीं की गई थी आईसीएस सर्विस में। तो करेक्ट कौन सा है, केवल ए सही है। अभी रुके रहना, 2 मिनट बाद आज कैबिनेट मिशन भी समझ में आ जाएगा।
बहुत अच्छी क्लास है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 मिनट और देख लेना, नींद आ रही होगी तो पानी वानी पी लेना। अब देखो, कैबिनेट योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन योजना ने 2 स्तरीय संघ की सिफारिश की थी। इसने संविधान सभा का चुनाव करते समय मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं को 3 खंडों में समूहीकृत करने की सिफारिश की थी। प्रारंभ में सभी प्रमुख दलों ने इस योजना को स्वीकार किया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान रिकमेंडेड अ 2 टायर कन्फेडरेशन। ठीक है, 2 टायर की बात की गई है। इट रिकमेंडेड फॉर ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू 3 सेक्शन। ठीक है, while electing the constituent assembly. Initially all major parties accepted this plan. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कैबिनेट मिशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले डिस्कस कर लें, फिर इस आंसर को करें, क्वेश्चन को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। तो डिस्कस करते हैं, 2 मिनट रुकना, ध्यान से सुनो। अब देखो, कैबिनेट मिशन में 3 टायर की बात की गई थी। 3 टायर में सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र में जो सरकार है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात यहां पर की गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन पर ध्यान देती। फॉरेन अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर कौन ध्यान देगा, उसको कौन डील करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार। टायर 1। टायर 2 जहां पर आपके प्रोविंस है। टायर 2 में प्रोविंस है। ठीक है, और प्रोविंस को भी 3 ग्रुप में डिवाइड करने की बात की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान में। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। जो प्रोविंस हैं उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ए, बी और सी। ग्रुप ए में आपके हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस होंगे, जहां पर हिंदू लोग बहुमत में हैं, उनको हम ग्रुप ए में रखेंगे। ठीक है, और ग्रुप बी और सी में मुस्लिम मेजॉरिटी होंगे, जहां पे मुस्लिम बहुमत में हैं। तो ग्रुप ए में आपका मद्रास, बॉम्बे, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस शामिल था। मेजॉरिटी में हिंदू थे। ठीक है, ग्रुप बी में अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम मेजॉरिटी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की बात की गई थी। ठीक है, जिसमें पंजाब, सिंध ये सब आ जाएंगे। और इधर बंगाल और असम की बात करेंगे तो ये ग्रुप सी में होंगे, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर थर्ड टियर की बात की गई, जिसमें कि क्या बोला गया कि अगर प्रोविंस चाहे तो अपने सब्जेक्ट के लिए ऑटोनॉमी रख सकते हैं, मतलब वो अपने सब्जेक्ट पे डिसीजन ले, एक्सेप्ट उन सब्जेक्ट को जो कि आपके यूनियन के लिए रिजर्व है, जिसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन ये सब है। ठीक है, ईच प्रोविंस वुड हैव इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सारे प्रोविंस के पास अपने खुद की कार्यकारिणी होगी और आपकी लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब फिर से देखिए, एक बार और समझाती हूँ। कैबिनेट मिशन में 3 टायर की बात की गई। ठीक है, सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन से डील करेगी। ठीक है, वो डील करेगी इन 3 चीजों से। सेकेंड टायर में प्रोविंस है। जो प्रोविंस है उनको भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में जितने भी हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वो शामिल होंगे, वो प्रोविंस शामिल होंगे। ग्रुप बी और सी में मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंस। और अगर आप भारत के मैप को कुछ इस तरीके से देख रहे हैं तो आपको पता है इधर बंगाल वाला रीजन और असम वाला रीजन आ गया। ठीक है, और इधर आपका क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस और सिंध, पंजाब ये सब आ गया। तो बी में सिंध, पंजाब ये वाला आ गया, और सी में इन्होंने इधर के रीजन्स को रख दिया, मुस्लिम मेजॉरिटी वाला। 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और थर्ड टायर में इन्होंने कहा कि जो आपके प्रोविंस हैं वो अगर चाहें तो अपनी ऑटोनॉमी मतलब अपना एकाधिकार रख सकते हैं सारे सब्जेक्ट में, एक्सेप्ट ये 3 सब्जेक्ट जिनको कि रिजर्व किया गया है यूनियन के लिए, फॉरेन अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? ये 3 सब्जेक्ट ही आज खाली यूनियन गवर्नमेंट की पावर में होंगे, ये बोला गया। समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो
अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो। द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड द 2 टायर कन्फेडरेशन, नहीं, 3 टायर की बात यहां पर की गई है, ठीक है। इट रिकमेंडेड फॉर ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबली इनटू 3 सेक्शन, हाँ 3 सेक्शन की बात की ना, ए, बी और सी, जहां पर ए हिंदू मेजॉरिटी और बी और सी मुस्लिम मेजॉरिटी वाला ग्रुप था। इनिशियली ऑल द मेजर पार्टीज एक्सेप्टेड दिस प्लान, हाँ ये सही है, इनिशियली सारे जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लगभग सारी ने, बाद में तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की ना क्लास, यहाँ पर इन्होंने ग्रुप ए बी सी की बात की, लेकिन यहाँ पर अभी भी कैबिनेट मिशन में कहीं पर भी हमने विभाजन की बात नहीं की है। हमने पाकिस्तान के डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया है जो मुस्लिम लीग कर रहा है, और मुस्लिम लीग इसी के चलते फिर इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको तो पाकिस्तान एकदम सेपरेट चाहिए। हाँ, वो खुश हुए थे जब वो ग्रुप बी और ग्रुप सी को देखते हैं। अरे तो ये चीज याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन को बाद में एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी पाकिस्तान की डिमांड थी वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की गई थी। भारत में अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, ये पूछा गया है। तो बताइए, इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसका गठन वर्ष 1945 में हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? यहाँ पर बी जो है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका गठन 1945 में नहीं, 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अगर हम देखें तो यहाँ पर बलदेव सिंह डिफेंस में थे, ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं तो अंतरिम सरकार के बारे में आगे में दिया गया है, ठीक है, आगे कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था, और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो इसको पढ़िएगा जरूर। जैसे जगजीवन राम की बात करेंगे तो लेबर से रिलेटेड थे, ठीक है, अशफाक अली रेलवे से, CH भाभा वर्क माइन एंड पावर से, तो इसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। क्लेमेंट इटली की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत को छोड़ेंगे, जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे, क्लेमेंट इटली ने बोला ये चीज। दूसरा है, उन्होंने वर्ष 1946 में यह घोषणा की थी। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो क्लेमेंट इटली ने यह बोला था कि जून 1948 तक भारत को छोड़ दिया जाएगा, ब्रिटिश छोड़ देंगे, लेकिन ये डिक्लेरेशन उन्होंने 1946 में नहीं 1947 में की थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्लेमेंट इटली जो थे उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या बोला था कि जो ब्रिटिश है वो भारत को छोड़ देगी, ट्रांसफर को हस्तांतरण कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, ठीक है, जून 1948 के पहले तक, ये पता है। और आपको पता है कि फिर माउंटबेटन आते हैं एज अ वाइसरॉय। तो याद रखिएगा, डिक्लेरेशन जो है वो 20 फरवरी 1947 में की गई थी कि जून 1948 के पहले जो पावर है, जो सत्ता है, उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करिए। तो यहां पर मिलान करिएगा क्लास। व्यक्तिगत सत्याग्रह, मैंने आपको बताया ऑगस्ट ऑफर, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सब 1940 के समय की बात है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। तो 2 जगह 4 दिया गया है। और याद रखिएगा, सत्याग्रही में पहले विनोबा भावे थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, क्रिप्स मिशन, राष्ट्रीय योजना समिति, मैंने आपको बताया था नेशनल प्लानिंग कमिटी 1938, ठीक है, INC। तो ये डी का थर्ड यहां पर है, यहां पे डी का 3rd हो गया। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1947, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन 1942। अब तो आप लोगों को ऐसा प्रश्न बहुत आसान लग रहा होगा, जब इतना एक्सप्लेन करके आपको चीजें समझाई गई है तो ये प्रश्न आपको आसान लगना चाहिए। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए जो है वो आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
किस पार्टी ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया और किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि किस पार्टी ने डायरेक्ट एक्शन डे की बात की थी, बताइए। मुस्लिम लीग ने बात की थी। तो यहां पर तो मुस्लिम लीग एक ही जगह दिया गया है, और मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन मनाया था? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, दिख रहा होगा, मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ मुस्लिम लीग पार्टी डिक्लेयर्ड 16 अगस्त एज अ डायरेक्ट एक्शन डे एंड कॉल्ड फॉर मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सस्पेंड ऑल द बिजनेसेस, ठीक है। This was to put pressure on British government to relent to the demand of dividing the country based on the religion, thereby allowing the creation of Muslim dominated Pakistan। मैंने आपको बताया कि ये वो समय चल रहा है जब मुस्लिम लीग एक ही चीज पर अड़ी हुई है कि उनको मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, उनको पाकिस्तान चाहिए, ये याद रखिएगा। तो उसी के चलते 16 अगस्त 1946 को आपका इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, ठीक है, ताकि ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बन सके और हम पाकिस्तान के डिमांड को फुलफिल करा सके। भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया। महात्मा गांधी जी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सव में मौजूद नहीं थे। आप सभी को पता है कि उस समय महात्मा गांधी उत्सव में नहीं थे, और ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका सी सही है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे वो जब कैपिटल में दिल्ली में 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मनाया जा रहा था, तो वो नौखली में बंगाल में जो दंगे चल रहे थे उसको वहां पर रोक रहे थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो वो बंगाल में उस समय थे दंगों को रोकने के लिए जो। अच्छा, ये आखिरी प्रश्न था, लेकिन इस आखिरी प्रश्न के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, एक चीज रिवाइज कराना चाहूंगी। इसको जरूर रिवाइज कर लीजिए क्लास। जैसे कुछ लेफ्टिस्ट मूवमेंट जहां से हमारे परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको नोट कर लीजिएगा। ये मैंने सोचा था कि आपको मैं बताऊंगी, तो इसको नोट करिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि अब देखा जा रहा है यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन 1925 में कानपुर में हुआ था। कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था ना कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में, तो वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 कानपुर की हम बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। यहां पर एम.एन. रॉय, एस.ए. डांगे, टी.सी. जोशी, मुजफ्फर अहमद, इसी तरीके से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, याद है कांग्रेस, कल की क्लास में मैंने ये सब चीजें डिस्कस की है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? 1934 में। किसका नाम आप याद रखेंगे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया का नाम, ठीक है। इसी तरीके से अभी आज हमने डिस्कस किया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है, ठीक है। फिर HRA 1924 कानपुर में जिसका गठन किया गया, 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान इन्होंने कराया, और 1928 में HRA का नाम क्या कर दिया गया? HSRA। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखिएगा क्लास, क्योंकि यहां से भी आपकी परीक्षा में अब प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये तो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है।
आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा। कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को जिनको कहीं पर भी दिक्कत होती, मेरे एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप मुझे क्लास में बता दीजिएगा कि मैम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन फिर से दोबारा दे दीजिए, तो मैं दोबारा से आपको उस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ठीक है, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब आपको क्लास कैसी लग रही है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आती है कि नहीं, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। और क्लास फिर जाते जाते एक ही बात अपने स्टूडेंट से कहूंगी, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अगर बार बार आप असफल हो रहे हो तो इस चुनौती को स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सुधार जीवन में बहुत जरूरी है, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, ठीक है, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो, ये किस जीवन में सुधार जब तक नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। सबसे अच्छी लाइन, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं मिलती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे हरिवंश राय बच्चन की 2-3 पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है। एक ये बहुत अच्छी लगती है, एक नीड़ का निर्माण फिर सृष्टि का आवाहन फिर, बहुत अच्छा। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही थी, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखा। नाश के दुख में कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, नीड़ का निर्माण फिर सृष्टि का आवाहन फिर। तो मतलब ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिसको कि आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जीवन में कई बार आप असफल रहे हो, लेकिन इसको एक चुनौती की तरह सोचिए और अपने पे विश्वास रखिए, अपने पे। ठीक है, और आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। अपने पे विश्वास रखिए, शीशे के सामने खड़े होइए, अपने आप को देखिए और अपने आप से पूछिए कि क्या आप जो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं। जीवन बीत जाएगा, समय निकल जाएगा, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और फिर लगेगा अरे हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो है ना, जब आए संसार में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ठीक है, तो जीवन में खुश रहिए, अच्छा रहिए, आनंदित रहिए, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करिए। ठीक है, और ताकि एकदम जीवन मस्त चलता रहे, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। और बाकी तो माँ बाप का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना है। अब तो मेरा भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। तो खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। क्लास कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट होता है, अभी भी इकोनॉमिक में अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो वो आप मुझे बताइए। ठीक है, और किसी एक्सप्लेनेशन में आपको ऐसा लगता है कि मैम ने ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग कर दिया तो वो भी आप मुझे बताइए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। धन्यवाद क्लास। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और बहुत अच्छे इंसान बने। धन्यवाद।